नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सुविक चौधरी आपका अपने देश और धर्म चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थंबनेल से आपको पता ही चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो आइए समझते हैं आपके अपने ही नेताओं ने अपने देश के साथ कैसा धोखा किया। बात है आजादी के समय की। हाँ, हमें समझने के लिए इतिहास में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल बिगड़ जाता है। तो सुनिए, आपको पहले समझना होगा, जब 1947 में आजादी मिली, भारत में लोग आजाद हुए, भारत का विभाजन हुआ, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन हिंदुओं के साथ कैसा धोखा हुआ, इसको आपको समझना होगा। और वो क्या समझना है, मैं आपको समझाता हूँ। जो भारत के लोग जो यहाँ से भारत छोड़कर अपनी जगह छोड़कर चले गए, और ये कहा गया कि ये जो लोग हैं जो भारत छोड़ के चले गए हैं, उनको उनकी जगह बिठाया जाएगा, जो यहाँ वहां से यहाँ आएंगे, और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जगह वक्फ कर दी जाए। यहाँ तक तो ठीक था, अच्छा ही बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, उनकी संपत्ति वक्फ हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनकी संपत्ति, जो एक खास वर्ग के लोग हैं, उनकी संपत्ति वक्फ हो गई। और हिंदुओं के साथ क्या हुआ, हिंदुओं के राज्य रजवाड़े, उनका क्या हुआ, वो सरकार की हो गई, वो छीन ली गई। सारे महल, राज्य, रजवाड़े, बड़ी बड़ी कोठियां, वो सरकार की हो गई। देखिए क्या गजब का खेल खेला गया हिंदुओं के साथ। एक तरफ एक खास तबके के लोग जिन्होंने अपना राष्ट्र ले लिया, एक नहीं दो राष्ट्र ले लिए, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। उनके नेता वो कहते हैं, मतलब जो भारत से चले गए हैं, हमारी जगह वक्फ कर दो, वो अल्लाह की हो गई। हमारे यहाँ के नेता और हुक्मरानों ने कैसे गद्दारी की भारत देश के साथ, जरा ध्यान से सुनिए। एक खास तबके के लोग जो छोड़कर चले गए, एक खास तबके के लोग जो छोड़कर चले गए, उनकी जमीन वक्फ हो गई, उसको सरकार भी हाथ नहीं लगा सकती, छू भी नहीं सकती। ध्यान से सुनिएगा, उनको उस जमीन को सरकार छू भी नहीं सकती। और दूसरी तरफ जो राजे रजवाड़े थे, उनसे कहा गया कि देश के लिए तो आपको इतना करना ही होगा, आपके राजपाट, आपके रजवाड़े, आपके महल, सब देश के लिए देने पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक था, हमारे राजा, हमारे हिंदू राजा, वो मान गए, देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया, अपने महल भेज दिए, राजा से रंक बनकर बाहर आ गए। लेकिन उफ तक नहीं करी। क्यों नहीं करी? बोले चलो देश के लिए। और कुछ खास लोग कहते हैं, देश हमने बनाया है, हमारा भी खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। अरे तुम्हारा क्या मिला हुआ है? वो बनाने वाले कोई दूसरे थे, जिन्होंने अपनी जमीन, जायदाद, सब कुछ दे दिया। सोचिए, विचार कीजिए, आप जितना अन्याय आप एक वर्ग के साथ कर रहे हैं, विचार कीजिएगा। जिन लोगों के पास सब कुछ था, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया देश के लिए, और आज वो हाशिए पे है। पर खैर, अभी इससे आगे और जाते हैं। इसके बाद में कानून बना दिया वक्फ का। चलो अच्छी बात है, कानून बनाते बनाते स्थिति यहाँ तक आ गई कि वक्फ जो बोल देगा वह उसकी जगह है। और जिसने अपने महल दिए, उनको कोई पेंशन वेंशन बांधी क्या? जिनकी जमीन आपने ले ली, उदाहरण के तौर पे आज अगर आप कहीं फैक्ट्री लगाने जाती है ना भाई साहब, जमीन लेते हो, वहाँ कंडीशन होती है कि जिसकी जमीन है उसको नौकरी देनी पड़ेगी। मैं सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ, जमीन का जब आप पैसा देते हो, ध्यान से सुनिएगा, आप फैक्ट्री लगाने जाते हो, जमीन का पैसा देते हो, तब सरकारी फैक्ट्री लगती है, तब आप उन्हें, मतलब जिनकी जमीन ली है, उनको सरकारी नौकरी देते हो। पैसा देने के बावजूद भी यहाँ तो फ्री में पूरी की पूरी जमीनें ले ली, पूरी की पूरी रियासतें ले ली, किलोमीटरों के किलोमीटर ले लिए साहब। एक बच्चे को नौकरी नहीं दोगे आप, एक को भी आप कुछ मंत्री संत्री नहीं बनाओगे, ऐसा चलेगा देश के अंदर? और दूसरी तरफ वो जो उनको हथेली पे लेकर कहा कि नहीं साहब, एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, किसको? बोले 8वीं फेल, जो पढ़ा ही नहीं, जो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसको बना दो। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उठाकर देख लो इतिहास, मेरी बातों पे मत जाइएगा। इस देश के साथ जो अन्याय हुआ है, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये बहुत गंभीर बात है, जरा समझिए। चलिए, एक चीज हो गई, अब आते हैं दूसरी बात पर। राजे रजवाड़ों ने अपनी जमीनें दे दी, सब कुछ दे दिया, अब बचे मंदिर। पंडितों के मंदिर थे, पंडित तो बहुत कम आता है मंदिर में, ऊपर से खा के मोटा भी हो गया। भाई हमको उसको देख देख के चिढ़ हो रही है, कुड़न हो रही है, और कुड़न इतनी हो गई है कि कोड हो गया है। कोड तो जानते हो गया आप, तो क्या किया बताओ, क्या किया? मंदिरों को खट से एक साथ नेशनलाइज कर दिया, मंदिरों को नेशनलाइज कर दिया, सारे मंदिरों को, और मस्जिदों को वक्फ। देखिए कैसा मजाक हुआ। सारे मंदिर सरकारी हो गई और मस्जिद वक्फ। ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी और देश में है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान में है, और हम अपने देश में नहीं है। मंदिरों की भी रियासत ले ली, वहां तक ठीक था। उनके निजी घर, उनके महल, वो भी ले लिए। मंदिरों ने, सब लोगों ने वो सब दे दिया। इसके बाद आपने बैरियर लगा दिया, क्या? आपको नौकरी नहीं देंगे और आपको करने भी नहीं देंगे। उस पर भी ये लोग चुप रहे, बोले चलो कोई बात नहीं। फिर आए मंदिरों पर कब्जा कर लिया। क्या बोले? वो देवस्थान ट्रस्ट खा
जाओ सारी इनकम। तो चलो इसके बाद तो कुछ दिया होगा, मतलब मंदिर ले लिए, उनके इनकम ले लिए, उनकी रियासतें ले लिए, उनकी जमीनें ले ली, कुछ तो दिया होगा। हाँ दिया ना, एक बोर्ड लगा दिया सामने कि इसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, कोई नौकरी नहीं है तुम्हारे लिए। अभी कहानी इतने पे खत्म नहीं हुई, सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा। आप सभी का खून मिला है ना साहब इस मिट्टी में, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं है, जिनकी जमीनें गई, जिनकी जमीनें थी, उनका खून शामिल है इस मिट्टी में। इसके बाद एक मैडम आई, उन्होंने कहा अभी चैन नहीं पड़ रहा, ये जो रजवाड़े थे ना, ये तो अपन ने पूरे ले लिए, पर ये क्षत्रिय जमात, ये वैश्य जमात, ये बनिया, ये जो पूरी कौम है ना, इनको अलग अलग जातियों में बांटो, जातियों में चले जाओ। अब जितनी जमीनें हैं इनके पास, सुनेगा, जितने जमीनें हैं इनके पास, और इनके पास तो बहुत जमीनें थी, क्षत्रिय है, बनिये है, बहुत जमीनें थे। बनिये मतलब व्यापारी जो लोग हैं। तो क्या किया, तो सीलिंग एक्ट लेके आए। सीलिंग एक्ट पता नहीं है, जाओ थोड़ा पीछे जाओ, पढ़ के आओ क्या हुआ है सीलिंग एक्ट में, और आपकी सारी की सारी जमीन हड़प लेंगे। क्यों? कानून है साहब, ऐसा कानून होता है डकैती का, ऐसा कानून जो एक एक्ट लाते ही सारी की सारी जमीनें सरकार की हो जाए। सीलिंग एक्ट लेके आए, सारी जमीनें खा गए, और उसमें भी एक बात लिखी गई कि इससे ज्यादा जमीन आपके पास नहीं हो सकती। अच्छा, तो वक्फ के पास तो इतनी सारी जमीनें हैं, उसको क्यों नहीं खा गया, उसको हाथ लगाया आपने उसके लिए कोई सीलिंग एक्ट नहीं लाए? विचार कीजिएगा क्या हुआ आपके साथ, मेरा काम आपको बताना है। और इसमें क्षत्रिय समाज तो थे ही, और अन्य समाज भी थे, सारे के सारे सम्राट निपट गए, सारे हिंदू निपट गए। मैं यह कहना चाहता हूँ, वह जो सीलिंग एक्ट में अपने हजारों लाखों स्क्वायर किलोमीटर की जो जगह अपने ली, उसका क्या किया? क्या ऑप्शन किया उसको? कहाँ गई वो जमीन? उन लोगों ने तो कुर्बान कर दी वो जगह देश के लिए, या फिर देश के नाम पे लाए हुए एक्ट के लिए, क्योंकि वो तो नियम हो गया, वो तो कानून हो गया। खाली सीलिंग एक्ट ही नहीं लाया गया था, आपको पता भी नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गई क्षत्रिय लोगों की बात। अब बनियों के साथ क्या खेल खेला गया? बनिया मतलब व्यापारी, उनके साथ क्या खेल खेला गया? इतना किलो सोना ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा सोना आप घर में नहीं रख सकते। याद है आपको? नहीं याद है? कैसे याद होगा? आपको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि ये सब छुपाया गया है। लेकिन पुराने जो लोग हैं उनको याद होगा, इससे ज्यादा कैश नहीं रखी जा सकती, नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे। याद है इमरजेंसी? बनियों ने, व्यापारियों ने अपने घर के गहने पोटलियों में बांध के कुएं में डाले थे। याद करो, ये वही समाज है जिससे घर गहने सब छीन लिए, उसकी बहन, उसकी बेटी, जिसके गहने सरकार ने छीन लिए। ये वही व्यापारी समाज है साहब, जो 1962 का युद्ध हुआ था ना, तब इन्होंने ही अपने सारे गहने दिए थे। पूछ लो आप चैट जीपीटी से, पूछ लो किसी भी एआई टूल से कि 1962 के युद्ध में किन्होंने गहने दिए थे। सड़क पर आकर खुद से लाइन लगा के गहने दिए। कलेक्शन तो बहुत हुआ होगा, वो भी कहाँ है बताओ? मतलब आप घर तक पहुंच गए, गले तक पहुंच गए, गले से चेन भी उतरवा ली। साहब ये हालत थी कि मतलब महिलाएं अगर घर से सोना निकल कर बाहर जाए, घर से बाहर निकल जाए, किसी सेठ की खबर कर देता था, और शाम को छापा पड़ जाता। फिर एक और समय आया, वो भी इमरजेंसी का ही था, शक्कर पर भी। शक्कर कितनी कौन रखेगा? जो गोडाउन में रखी थी शक्कर, जो बेचने के लिए थी, जो व्यापारियों की थी, क्योंकि ज्यादा शक्कर तो लोग घर में रखते नहीं, जो ज्यादा रखते हैं वो व्यापारी होते हैं या फिर किसी को बेचना होता है। जेल में ना चले जाए इसमें नदियों में, इसलिए नदियों में बहा दी, कुओं में डाल दी, तालाबों में फेंक दी। साहब याद करो वो पुराने दिन। जो भी 70-80 की उम्र के लोग हो ना, उनको अभी भी याद आ रहा होगा, या फिर जिनको भी पता होगा, कहीं पढ़ा होगा, वो आप सब नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आपको याद है, या फिर आपके किसी सगे संबंधी के साथ ये हुआ है। जो आम इंसान था उसने क्या बिगाड़ा था? वो किसी के घर में तो अपनी बहन, बेटी का ही गहना होगा, वही पहन सकते थे, जिसकी पीढ़ियां चली जा रही है। और पीढ़ियां तो उनकी होगी ना भाई, जिनका खानदान होगा, जो कुलीन होगा, वो सब खा गए। कंगन उतरवा लिए हाथों से। कौन पहनता है गहना? किसके पास है पैसा? मंगलसूत्र कौन पहनेगा? वो क्या बेंदा कौन लगाएगा? करदनी कौन पहनेगा? सब उतरवाओ। बस नहीं चला, ये तो साड़ियां भी उतरवा लेते। ये तो आजादी मिलने के बाद कुछ दशकों की ही बात है, आगे तो बहुत है, लेकिन थोड़ा ही बताएंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आया वो लाइसेंस का राज। लाइसेंस जहां देखो वहां लाइसेंस, जो भी यूज करना हो सब लाइसेंस, रेडियो का लाइसेंस, टीवी का लाइसेंस। जिनको नहीं पता होगा वो भी जाके पढ़ लो। लाइसेंस राज में किन छोटी चीजों के लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे। हमारे चाचा के घर में अभी भी रेडियो का लाइसेंस पड़ा हुआ है, और एक कम्युनिटी को कुछ नहीं बोला गया। ये सब एक के ही खिलाफ चल रहा है। वो उससे पहले जो कम्युनिटी लेके चली गई, उससे किसी ने नहीं बोला।
भैया ये फलाना ले गए, ये ठिकाना ले गए, इतनी खाली ले गए, ले लो उनसे भी वापस। क्यों नहीं? उनसे जो यहाँ है, घरों में शोपीस हुआ करते थे आइवरी के। राजस्थानी महिलाएं हाथों में प्योर आइवरी की कंगन पहनते थे, प्योर ओरिजिनल आइवरी के, जो खानदानी थी, मतलब आजादी से पहले की थी। जब लोग शिकार करने जाते थे, एक कानून बना दो खट्ट से, सब के सब ले आओ। तब किसी ने नहीं बोला, तब कोई नहीं रोया, अरे हमारे औरतों के कंगन ले लिए, हमारे औरतों के कंगन उतार लिए। आज वक्फ को लेकर ये जो लोग ये हंगामा मचा रहे हैं, जरा जवाब तो दो। राजस्थान के लोग भाग भाग कर गए सरेंडर करने के लिए। जरा पूछ तो लो गूगल से, कितने साल की सजा है अगर आइवरी मिली तो? कौन जेल जाना चाहता है? खैर, ये सिचुएशन रही आपके मंदिरों की, आपकी रियासतों की, आपकी जमीन सीलिंग एक्ट में चली गई। और दूसरी तरफ वक्फ के नाम पे इतना कुछ, उसको इतना पावरफुल बना दिया। 2013 में तो कुछ और ही पावरफुल बना दिया। उफ, मतलब एक ही चीज छोड़ दी, कौन सी? कि जिस औरत पे हाथ रख दिया वो औरत हमारी। पहले ऐसा होता था ना, मतलब बड़े बड़े, वो कौन सा औरंगजेब था, मुगल आतंकवादी जो ऐसे थे ना, वो उठा लेके जाते थे। जो भी औरत पसंद आ गई, एक अच्छी लड़की लग रही है, उठा लो उसको, जिस पर उंगली रख दो उठा लो। बस इतनी ही कसर रह गई। जमीनों पे तो आ ही गए थे। जमीन तो माँ होती है ना। मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से, उन हिंदू नेताओं से, जमीन तो माँ होती है ना। आप किसी के माँ पे हाथ रखोगे, उस पर उंगली रखोगे, और क्या आप उसे ले जाने दोगे? ये आपके साथ हुआ है, आपने इसको झेला। नपुंसक तो हिंदू समाज है जो झेल रहा है 1000 साल की गुलामी, फिर अंग्रेजों की गुलामी। बस वो अत्याचार कर रहे हैं और तुम झेल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नेता चोर है, बेईमान है, चोर है, उचक्के है, चोटे है सारे के सारे। वो तुम्हारा सौदा कर देते हैं और तुम चुप बैठते हो। यही बात अगर किसी और समाज के साथ होती ना, तो आपको पता भी नहीं होगा क्या हो जाता। अभी देखो वक्त पे क्या हो रहा है। हालांकि वो भारत का कानून है, फिर भी आपके नेता खड़े दम से संसद में बोल तक नहीं पाते। कैसे हो गया वो बिल पास जो 2013 में हुआ था वक्फ का? क्यों नहीं किसी का सर फटा संसद के अंदर? अगर आप हमारे नेता हो तो आपको करना चाहिए था विरोध और हंगामा। क्यों नहीं किया? हाँ, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो तो पता ही नहीं आपको। जानवर को बचाएंगे, कुत्तों को बचाएंगे, मुर्गों को उनको खा जाएंगे। हाँ, तो खा जाएंगे मुर्गों को, उनको पाला ही था मार के खाने के लिए। अच्छा, तो कोई शेर नहीं पाल सकता? बोले नहीं, शेर नहीं पाल सकते। क्यों नहीं पाल सकते? हमने पाला है। वो नहीं चलेगा, उसमें तो मर जाओगे आप हालत देखिए क्या कर दी है इन लोगों ने। पर खैर, तो साहब ये सब चीजें हजम कर जाएंगे, खा जाएंगे आपका जो दिखेगा, जो हमको हमारे मतलब का होगा वो सब खा जाएंगे। बेईमानी मतलब इस देश के अंदर कैसे लोग हैं, मैं तो देखकर हैरान हूँ। उदाहरण के तौर पर जब वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ ही नहीं था, तब उनको तकलीफ किस बात की थी? इसका मतलब उनके पेट में दर्द है और दाढ़ी में तिनका भी है, वो गड़बड़ करके रखी है। ऐसा ना हो कि जब जांच होगी, ऐसा ना हो कि वक्फ बोर्ड में कोई पाकिस्तान का कनेक्शन निकल आएगा, कोई बड़ी बड़ी फंडिंग का राज ना खुल जाए। ये भी बात हो सकती है कि इतनी जमीन वक्फ के पास आई कहां से। सवाल इस बात का है। किरण रिजिजू पार्लियामेंट में कह रहे थे, जब वक्फ बिल पे चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में, हमारे अपने वामसी पोर्टल में, हमारे मंत्रालय के वामसी पोर्टल में हमने रिकॉर्ड देखा है। सचर कमेटी जो हमने बनाया 2006 में, उन्होंने भी ये बारे में काफी डिटेल में जिक्र किया हुआ है। सर 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी था और उसका इनकम कितना था मैं बता दूं आंकड़ा, सर आप कहेंगे 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। 163 करोड़। और आपने 2013 में बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूं। हो गया 166 करोड़, 3 करोड़ बढ़ा है। कैसे मंजूर कर सकते हैं हम इस महान सदन में बैठ करके? अगर इतना 10 सालों के बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ बढ़ता है, तो ये हम कभी मंजूर नहीं कर सकते। इसलिए उस समय कहा गया था, मैं अभी का नहीं बता रहा हूँ, सचर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़
पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए था। कितना 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 होना था? 12,000 करोड़ और हो रहा 160 करोड़। चलो ऐसे आओ, 12,000 करोड़ ही आ रहा है। हम तो कह रहे हैं 160 करोड़ एक नंबर में आ रहा था और जो दिखाया जा रहा था। बाकी 11,900 नहीं 11,840 टू बी प्रिसाइज करोड़ वो किधर है? जब वक्फ बोर्ड में संशोधन करेगी सरकार तो ये सब चीजें भी सामने आएगी। डर है ना? डर रहेगा कि नहीं? अगर वक्फ बोर्ड की जांच होने लगी तो इसमें कुछ बड़े बड़े लोग भी पकड़े जाएंगे। पाकिस्तान का कनेक्शन भी हो सकता है, फंडिंग का भी कनेक्शन हो सकता है। तो क्यों लग रहा है ये डर? तो क्या है जो हो सकता है? तो क्या हो रहा है जो ये लोग सड़कों पे आ रहे हैं? यही सबसे बड़ा डर है और सरकार उसी पे चोट कर रही है। आप देखो कितने संशोधन हुए संविधान में, कितनी बार बदलाव किए गए अच्छे के लिए। जब लोगों को समस्या नहीं हुई, कोई भी हो, वो चाहे हिंदू हो या फिर कोई भी हो, उनको समस्या नहीं हुई तो वक्फ बोर्ड को लेके कांग्रेस राज में, कांग्रेस का जब शासनकाल था, अब हाथों था तो उसको कांग्रेस का ही बोलना पड़ेगा, तो वक्फ बोर्ड को ऐसी ताकतें दी गई, वक्फ बोर्ड को ऐसा कहा गया कि जहां भी उसने रुमाल या पैर रख दिया तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। तो उसकी ताकत, उसकी इस पावर को कम करने के लिए मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार आगे आ गई है या फिर आगे आ रही है। इसको समर्थन करना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि ये फंडिंग का कनेक्शन आएगा और कनेक्शन जरूर आएगा, आप जरूर देख लेना। जिस दिन भी वक्फ बोर्ड में संशोधन हो गया, सरकार उसके तय तक पहुंचेगी जहां पे इनके फंडिंग का कनेक्शन मिल गया, चाहे वो दुबई हो, सीरिया हो, चाहे कोई सा भी मुल्क हो, फंडिंग का कनेक्शन एकदम से मिलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है? भारत में इतने सारे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं या पिछले जो हो गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी प्रोटेस्ट का, लेकिन कितने हुए आपको पता है? उनकी फंडिंग कहां से आ रही थी? वह 2 नंबर का पैसा 1 नंबर कहां से हो रहा था? इसी से तो हो रहा था। आप समझे ही नहीं ना? अकाउंटेबिलिटी ही नहीं, ना कोई ऑडिट, कुछ नहीं भाई साहब। हमने जो कर दिया हो गया। जो जहां इन्वेस्टमेंट करना है करो। क्यों? क्योंकि सरकार मांगेगी अब हिसाब। आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा, सीट लगवा के, फिर उसके बाद जमा करने जाना पड़ेगा टैक्स। वो फिर स्क्रूटनिंग नहीं करेंगे? सही नहीं लग रहा। चलो रिकवरी निकाल दो। ये आपके साथ और इनके साथ नहीं, ये अपना ऑडिट खुद कर लेते हैं। बताएंगे हमने ऑडिट किया, हम वक्फ है, कोई टैक्स नहीं, हमने जो ऑडिट कर दिया वही फाइनल। जी हाँ, 0 टैक्स। अभी तक तो ऐसा ही हो रहा था। इसलिए जहां 12,000 करोड़ रेवेन्यू आना था, वहां 160 करोड़ वो भी कागजी, कोई ऑडिट नहीं। पैसा कहां से आया, कहां गया, किधर कुछ पता नहीं। किधर फंडिंग हो गई भैया बताओ तो सही। आपकी रेलवे, डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति का सबसे बड़ा मालिक वक्फ को बताया गया है। तो इसका मतलब तो आपकी इनकम भी हो रही होगी। जमीन ऐसे तो नहीं रखी गई होगी ना, वहां से तो भी इनकम होता होगा। कहाँ पैसा रखा है, किधर यूज हो रहा है? आतंकवादी गतिविधियों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। सीधे बोल देता हूँ। सवाल है भाई, जवाब तो देना पड़ेगा। पैसे का हिसाब नहीं लगेगा तो डर तो लगेगा ना। किरण रिजिजू मंत्री जो है वो पार्लियामेंट में कहते हैं दिल्ली में 123 ऐसी वीवीआईपी प्रॉपर्टी संपत्ति है जो कांग्रेस सरकार ने चुनाव से कुछ दिन पहले, 25 दिन पहले, वो सारी 123 प्राइम प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ को दे दी। ये इलीगल है। मैं आपको बताता हूँ ये इलीगल, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई चीज अगर एक बार गवर्नमेंट लैंड में नोटिफाई हो जाती है तो वो सरकारी ही रहती है। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये तो नहीं होता, लेकिन वंस अ गवर्नमेंट लैंड या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नोटिफाइड विल बी ऑलवेज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। उसको आप सेल नहीं कर सकते या फिर उसको आप पट्टे पर भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो डीनोटिफाइड नहीं होता, हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर डीनोटिफाई की गई, वो 123 प्राइम प्रॉपर्टी वो डीनोटिफाई कर दी और फिर वक्फ को दे दी। यह अपने आप में ही गलत सिस्टम है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला, टोकने वाला नहीं, तो डीनोटिफाई कर दी और दे दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड में उत्तरी रेलवे की जो भूमि है वो भी वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मज़ारे बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांव पर वक्फ का स्वामित्व हो गया। तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचिरूर एक मंदिर 400 मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। अमित शाह पार्लियामेंट में कहते हैं, अमित शाह जो अपने गृह मंत्री है अभी, वो पार्लियामेंट में कहते हैं मणिपट्टी समिति की एक रिपोर्ट है जिसमें 29
25,000 एकड़ भूमि भक्ति बिजनेस के उपयोग के लिए किराए पर दी, मात्र 25,000 रुपए किराए पर। 2001 से 2012 के बीच 2 लाख करोड़ की संपत्ति वक्फ की निजी संस्थानों को हस्तांतरित कर दी 100 साल की लीज पर। बेंगलोर में उच्च न्यायालय को बीच में पढ़ना पड़ा। 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा। विजयपुर कर्नाटक केवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर वक्फ ने दावा ठोका। 500 करोड़ के मूल्य की कीमत वाली जमीन को मात्र 12,000 रुपए महीने के किराए पे वक्फ ने दिया। अब इसको कहते हो आप हिसाब किताब न मांगे? वाह, आनंद आ गया। मैं आपको कहता हूँ ये दंगे कहाँ से हो रहे हैं, ये फलानी जगह क्या हो रहा है, अभी बंगाल में क्या हो रहा है, इतने बड़े प्रोग्राम कैसे हो रहे हैं, ये जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है, क्या बात करते हो आप? आपको कुछ पता ही नहीं है। आज वक्फ 4.9 लाख से बढ़कर टोटल वक्फ प्रॉपर्टी बन गया है 8.72 लाख। हमारा देश वक्फ प्रॉपर्टी बन गया है। कितने से बढ़ के टोटल वक्फ प्रॉपर्टी, कितने से बढ़ के टोटल वक्फ प्रॉपर्टी थी 4.9 लाख, अभी कितनी है 4.9 लाख, मतलब 90 लाख। अब प्रॉपर्टी वक्फ की बन गई है 8.72 लाख। हमारे देश में 8.72 लाख प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई है। समझिए जरा, मैं आपको इसको समझाता हूँ, जरा आप समझिएगा। वक्फ की संपत्ति जो है वो कितनी थी 1950 में? यदि हम बात करें वक्फ की संपत्ति की 1950 में, वो थी 500 एकड़। 2025 में कितनी हो गई? वो गई 39 लाख एकड़। पहले कितनी थी 1950 में? 500 एकड़। अब कितनी है? 39 लाख एकड़। ताली बजाओ, ताली, जरा ताली बजाओ थोड़ी सी। मतलब इतनी तो घास भी नहीं उगती। 500 एकड़ से 39 लाख एकड़, ऐसी कोई बेल भी नहीं जो इतनी स्पीड से बढ़ती है, लेकिन वक्फ की संपत्तियां जरूर बढ़ी। अब सोचिए, जरा सोचिए, 500 एकड़ जो आई थी, ये कहां से आई थी? 500 एकड़ तब आई थी जब कहते थे मुगलों का राज था या फिर अंग्रेजों का राज था। आप तब तो गुलाम थे, मुगल के समय पे हो या अंग्रेजों के समय पे। तब कितनी थी? 500 एकड़। और अब कितनी है? और 1950 से 25 तक, मतलब 75 सालों में कितनी हो गई? 39 लाख एकड़। मतलब ये तो बड़ा गजब है, अभी खत्म नहीं हुआ। ये सोचिए कि सिर्फ 75 सालों में 39 लाख एकड़ जमीन इनकी बढ़ गई। यानी वो हमारे अब्बा के अब्बा जो हमारे सुल्तान राजा थे, उनके मुकाबले देखा जाए तो इनकी जमीन 77 गुना, परसेंट नहीं 77 गुना बढ़ गई है। 77 टाइम्स। यू नो, आई नो। लड़ के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये तो इनका पुराना नारा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, हमारे विचार आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और हाँ, इस चैनल को वही लोग सब्सक्राइब करें जो राष्ट्र प्रेमी हो, जिसका देश के प्रति अप्रतिम प्यार हो। इस वीडियो का बहुत जरूरी दूसरा पार्ट भी हम लेके आ रहे हैं, तो चैनल की बेल आइकन को दबा के इसके नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।